अच्छा, सबको पता है कि काइनेमेटिक्स में बहुत तरह के ग्राफ्स होते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। अब इन ग्राफ्स के अंदर ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पेपर में इनडायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे एक्सेलरेशन निकालने को आता है तो हमें ये नहीं बताता कि वो ग्रेडियंट से निकालना होता है, लेकिन लिखा हुआ होता है डिटरमिन एक्सेलरेशन, और आपके सामने स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ होता है। तो मैं उस तरफ तुम लोगों को लेके जाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी तो सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ कि काइनेमैटिक्स के अंदर हेडिंग लिख लो। हाँ हाँ हाँ, डीसेलरेशन भी एक्सेलरेशन के अंदर इंक्लूड होती है। लार्जेस्ट एक्सेलरेशन, और अगर वो डीसेलरेशन हो रही है तो भी ठीक आंसर है। तो काइनेमैटिक्स के अंदर है क्या, व्हाट इज काइनेमैटिक्स? तो काइनेमैटिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। अब मोशन कितनी तरह के होते हैं, मतलब ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन मोशन करवाता कौन? मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन करवाने की वजह क्या होती है। मतलब अगर एक गाड़ी चल रही है तो वो चल रही है तो उसके पीछे रीजन क्या था, या अगर एक बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है तो बाउंड्री की तरफ जाने का रीजन क्या था, फोर्स थी, तो वो नहीं पढ़ेंगे हम। लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि मोशन का जो कॉज होता है वो एक्चुअली फोर्स होती है, और फोर्स को हम फिजिक्स में डायनामिक्स कहते हैं। जिसमें तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो काइनेमैटिक्स के बाद वाला होता है वो चैप्टर, और उसके अंदर हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिलहाल छोड़ो अभी इस बात को कि क्या कहते हैं ये फोर्सेस क्या होती है, अभी छोड़ो। बस इतना याद रखो कि फोर्स जहां होती है ऑब्जेक्ट वहां पर मोशन में आ जाता है। पहली बात तो ये, वालेकुम अस्सलाम। मोशन के बहुत तरह के और भी टाइप्स होते हैं। जैसे मोशन मैंने एक तरह का देखा हुआ है जिसमें हम कहते हैं कि यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से समझा दूंगा ये क्या चीज है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तुम लोगों को। फिर एक तरह का और मोशन होता है जिसमें हम कहते हैं कि यार ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन भी करने लग गया। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब, इफ यू वांट टू नो टू अ लेमैन, तो हम समझाते हैं कि यार एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना या स्पीड का कम होना दोनों हो सकता है। मतलब एक्सेलरेशन स्लैश डीसेलरेशन, तो ये भी एक तरह का मोशन होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बता दूंगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है इस पे बहुत बाद में जाएंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे तो ये हमारे कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा तुम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी मतलब समझा दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को स्टार्ट लेना चाहिए सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि जब हम स्पीड पढ़ेंगे तो स्पीड में डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा। और मैं तुम लोगों को बिल्कुल ग्रेड 9 के तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम लोगों को थोड़ी बोल्ड एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा बिल्कुल वैसे ही। एग्जाम्पल्स थोड़ी सी मुश्किल होंगी मेरी। तो हेडिंग लिख लो सबसे पहले तो कि काइनेमैटिक्स में एक स्टूडेंट को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? इजी सी चीज है बहुत ज्यादा। अगर मैं कहूं कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारा कोचिंग है द सिस्टम, और सपोज करो कि ये आपका जो है वो घर है, और आप जो है वो कोचिंग आते हो या कोचिंग से घर वापस जाते हो, कुछ ये रास्ता लेके, कुछ बच्चे ये रास्ता लेके जाते होंगे।
हाँ, और कुछ बच्चे शायद शायद सीधा रास्ता लेके जाते हो, ये बहुत ही कम होगा, इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो जो सीधा रास्ता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो भाई व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बताता हूँ कि पेपर में क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ये भी एक अजीब सी बात है कि पेपर में क्या लिखेंगे। लिखवाऊंगा मैं तुम लोगों को सब। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सीधा रास्ता, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर एक अगर डिस्टेंस कवर हो रहा हो तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और बाकी जो ये मैंने दो बनाए हैं दे आर एक्चुअली डिस्टेंसेस। तो आपको नजर आ रहा होगा कि डिस्टेंस जो है वो सीधा नहीं होता, डिस्टेंस जो है वो कर्व पाथ होता है बेसिकली। तो लिखेंगे अब इसके बारे में, तो इसके बारे में ये लिख लेते हैं कि डिस्टेंस के नीचे मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिख रहा हूं कि डिस्टेंस इज द लेंथ, डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। वो दो पॉइंट्स हो सकता है कि दो सिटीज हो, दो कंट्रीज हो, दो रेलवे स्टेशन हो, दो एयरपोर्ट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं वो दो पॉइंट्स। और दूसरी बात ये कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। इट डज नॉट शो एनी डायरेक्शन। लिख लो, इट डज नॉट शो एनी डायरेक्शन। हम लोगों ने ग्रेड 11 की फिजिक्स के कुछ मुश्किल चैप्टर्स कर लिए हैं। तुम लोगों को अंदाजा हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं तुम लोग इस वक्त। मतलब हमारा कैलिबर जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। और तुम लोग को ये फील आएगा कि मैं कितना बचकाना चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हम सर्किट, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, मोटर ये पढ़ा चुका हूँ इरहाद। खैर कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा तुम्हारा भी, टाइम है हमारे पास। लेकिन जब हम ग्रेड 9 का चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो चुटकी में एक तो हमारा खत्म हो जाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ अ टीचर एज वेल एज ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो बाय द टाइम इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है कि उनको काइनेमैटिक्स जैसे चैप्टर इजी लगने खुद ब खुद लगते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस करवाना आप लोगों को एक स्टूपिडिटी लग रही होगी, करना तो फिर भी पड़ेगा, जाहिर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को अभी मिकाइल ने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। चाहो चलो लिख लो ये बात भी कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन मार्किंग स्कीम में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो इन्वर्टेड कॉमास में आप लोग लिख लें कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस, displacement is the distance covered, displacement is the distance covered in a specific direction। एक खास डायरेक्शन में अगर वो कवर हो रहा हो तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब उसका वेक्टर पना भी नजर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो भी हमें दिख रहा है क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन लिख दिया गया है। तो इन दोनों में बेसिक फर्क ये है। एक और फर्क भी है, वो भी मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं तुम लोगों को कि डिस्टेंस अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसने 0 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर मैं कहूं कि 0 मीटर डिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी खरीदने गए और वो 0 मीटर गाड़ी थी। अब हम इसको 0 मीटर क्यों कहते हैं गाड़ी को? तो जब आपने झांक कर देखा गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर पे तो वहां पर लिखा हुआ होगा क्या, जहां पर डिस्टेंस लिखा हुआ होता है वहां पर बॉक्सेस बने हुए होंगे और यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ होगा। तो सारे के सारे जो डिजिट्स होंगे वो आइडियली जीरो होंगे। आइडियली का मतलब होते तो नहीं है खैर जीरो,
थोड़ी बहुत तो गाड़ी चलती है, आई मीन टू से वो शोरूम के अंदर भी चलती है, कुछ लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो चल रही होती है, लेकिन वो ब्रांड न्यू ही होती है। तो अगर मैं कहूँ कि गाड़ी के मीटर पे सब कुछ 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? तो हम कहेंगे यार ये डिस्टेंस है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये तो नहीं बता रही कि गाड़ी कहां से कहां गई थी। पहली बात तो 0 लिखा हुआ है हर जगह पे। लेकिन अगर मैं चलो नंबर लिख भी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2018 की सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और मुझे ओनर ने ये बताया कि इमाद भाई गाड़ी जो है वो तकरीबन तकरीबन 50,000 किलोमीटर चली हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बंदा सही बोल रहा है, नहीं मैं देख लूं जरा स्पीडोमीटर पे, झूठ तो बोलेगा नहीं। तो 50,000 ही चली हुई थी, मतलब समथिंग लाइक दिस चली हुई थी, 50,956 कुछ इस तरह से जो है वो गाड़ी चली हुई थी। तो मैंने कहा ठीक कह रहे हो तुमने झूठ तो नहीं बोला। मतलब ये डिस्टेंस है गाइस। क्यों? क्योंकि इस पे ये तो नजर नहीं आ रहा है कि गाड़ी जो है वो पाकिस्तान टूर में भी गई थी। कहाँ दिख रहा है आपको इस नंबर के अंदर? कहीं डायरेक्शन नजर आ रहा है आपको इस नंबर के अंदर? तो इफ देयर इज नो डायरेक्शन इन दिस नंबर, इट मींस कि दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस, इट्स नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस से आपको सिर्फ नंबर नजर आएगा। नंबर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड नजर आएगा। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या शो करती हैं? खाली मैग्नीट्यूड शो करती है और डायरेक्शन को शो नहीं करती। याद रखना एक बात, इस एग्जाम में स्केलर और वेक्टर का भी डिफरेंस आता है। क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश स्केलर एंड वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटीज ओनली शो मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज शो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बोलो तो मैं ये लिखवा दूं। इज इट फाइन फॉर ऑल ऑफ यू? ओके ठीक है। हाँ, मतलब ये मैं लिखवा चुका हूँ, बहुत बार ये बातें बता चुका हूँ तुम लोगों को। ये हमने पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ा था। हमने मोमेंट के अंदर भी पढ़ लिया था हमने। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे कि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 मीटर हो तो उसका क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूं कि 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो इसका ये मतलब होता है कि वो चला था और अब वो वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आ गया है। मतलब उसने जर्नी स्टार्ट करी थी, वो चल कर गया, सही है, जॉब करने गया बंदा, ऑफिस में टाइम स्पेंड किया, वापस घर आ गया, तो वापस आ गया ना घर, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा। ये मैं साबित भी कर दूंगा, अभी फिलहाल लिख लो, मैं इसको मैथमेटिकली भी क्लियर कर लूंगा कि 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि द ऑब्जेक्ट returns to its original location. What is meant by 0 meter displacement? The object returns to its ओरिजिनल कह सकते हो या स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो। हाँ, ओरिजिनल भी कह सकते हो या स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो कि वो वहां पे रिटर्न कर गया है। अब इसको साबित कैसे करें? चलें भाई, अब इस बात को जरा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि मैंने एक यहाँ पर दीवार बना दी और सामने एक और दीवार आ गई। चलो नाम रख लेते हैं इसका A और इसका B। सो देयर आर टू वॉल्स A एंड B। Wall A and B are two walls. A and B are two walls. अब हो सकता है कि यार मैंने मिकाइल यहाँ खड़ा हुआ है और मिकाइल का जो है वो सर मुझे नजर आ रहा है, समझो ये जो है वो टॉप व्यू है। मतलब हम जो है वो डायग्राम को ऊपर से देख रहे हैं, ड्रोन कैमरे से देख रहे हैं, तो मुझे स्टूडेंट का सर नजर आ रहा है। अब मैंने मिकाइल से कहा कि मिकाइल जो तुम जो है वो A से B तक जाओ और वापस आओ। वापस आने मतलब जाकर आपको वापस आना है। तो मैंने लेंथ बता दी, वैसे लेंथ मैंने बताई नहीं, मैं दोबारा मैं बता देता हूं कि लेंथ जो है वो 10 मीटर है।
दोनों वॉल्स के बीच में। और ये एक स्टूडेंट है, उसको कहा गया कि भाई तुम जाओ सीधा ए से बी और बी से वापस आओ, दीवार को छू के वापस आओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई बच्चा यूं जाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में और वापस आएगा ए की तरफ, लाइक दिस। मतलब यूं जाएगा और यूं वापस आएगा, मतलब ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आएगा। वॉल ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्लीज इस बात को समझ लेना। वॉल ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एज वेल एज द फिनिशिंग पॉइंट, क्योंकि मैंने इसको बोला वहां से वापस आकर आ जाओ। तो मिकाइल ये जो बच्चा है, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी। तो वो कैसे आएगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, याद रखना। देखो वेक्टर है तो राइट साइड पे जाना हम प्लस मान लेते हैं और लेफ्ट साइड पे आना माइनस मान लेते हैं। देखो वेक्टर क्वांटिटीज में करना पड़ता है टोटल निकालने के लिए, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाह रहा हूं टोटल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और ये वेक्टर है। अब वो राइट पे जा रहा है तो मुझे इसको प्लस लेना पड़ेगा, लेफ्ट पर आ रहा है तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। अच्छा ये रूल है क्या है? मतलब इज इट व्हाट इज इट अ रूल और अ कन्वेंशन? तो इट्स अ कन्वेंशन, इट्स नॉट अ रूल। व्हाट इज कन्वेंशन? कन्वेंशन का मतलब होता है रिवायत, कि भाई आपने मान लिया कि ऐसा होता है तो आपको करना पड़ेगा, और अगर उसको ना भी फॉलो करो तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब अगर मैं राइट को नेगेटिव ले लूं और लेफ्ट को पॉजिटिव ले लूं, मेरा आंसर सेम ही आएगा। नहीं आएगा तो मेरी मुंडी कटवा के डिस्को बेबी में लटका देना, अभी तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा लोकेशन, समझ में आ जाएगी तुम लोगों को। अभी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ राइट पे और नेगेटिव ले रहा हूँ लेफ्ट पे, क्यों? वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर के साथ करते हैं, स्केलर के साथ नहीं करते, ये कभी भी नहीं करते ये स्केलर के साथ, ठीक है? तो 10 मीटर मिकाइल राइट पे चला, ओके, प्लस करना है, और 10 मीटर लेफ्ट पे चला तो ब्रैकेट लगाकर -10 लिखना पड़ेगा मुझे, और प्लस माइनस इज माइनस। तो आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करके 0 मीटर। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर कवर हो रहा है तो इसका मतलब कि वो चला था और वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया है। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 मीटर चल रहा है तो इसका मतलब कि वो कभी चला ही नहीं था, वो शुरू से रेस्ट पे था। अब मैं इस बात को वैसे भी समझा देता हूं कि अगर मैं राइट पे जाना नेगेटिव ले लूं, लेफ्ट पे जाना पॉजिटिव ले लूं, ये तुम लोग का सीख लो। ए लेवल में मसला होगा तुम लोगों को बैठना, ए लेवल में चैप्टर आएगा स्केलर एंड वेक्टर, वापस से आएगा, और उसमें आपको ये बहुत करना पड़ता है। मतलब राइट पे पॉजिटिव लेफ्ट पे नेगेटिव, या राइट पे नेगेटिव लेफ्ट पे पॉजिटिव, बच्चा अपनी तरफ से बना रहा होता है कन्वेंशन, और इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो खैर इसको कर लेते हैं। अभी मैं राइट पर जाना नेगेटिव ले लेता हूं अब, और लेफ्ट पे जाना पॉजिटिव ले लेता हूं। तो मिकाइल पहले राइट पे गया तो यानी कि उसने -10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर वो लेफ्ट पर आया दीवार को टच करके, और फिर उसने +10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। आंसर वापस से क्या मिला? 0 मीटर। तो भाई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रूल नहीं कहते, इसको हम कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है कि आप जो है इसको बदल भी सकते हो और आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन को ऐसे लिया जाता है, मतलब अगर वो वेक्टर है, जैसे ऊपर जाना प्लस ले लो, नीचे आना माइनस ले लो। अगर वेक्टर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करनी है, या ऊपर जाना नेगेटिव ले लो, नीचे जाना पॉजिटिव ले लो। क्योंकि ए लेवल के अंदर काइनेमैटिक्स में एग्जामिनर मेंशन करता है टेक अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर अगर बॉल को फेंका गया है तो ऊपर की जितनी भी वेलोसिटीज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, फिर वो नीचे जब आएगी ऑब्जेक्ट बॉल तो नेगेटिव लेना पड़ेगा उसको। तो ग्राफ आपका 4th क्वाड्रेंट पे चला जाएगा अगर ग्राफ बनाने को आ गया पूरा। ओ लेवल में ऐसा नहीं होता, ओ लेवल में इतना जालिम नहीं है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है बच्चों पर हल्का हाथ रखो, सिर्फ बॉल की फेंकने ऊपर वाली एग्जाम्पल करवाओ, नीचे आने वाली एग्जाम्पल को उसके साथ मत ज्वाइन करो, उसे अलग से पढ़ाओ बच्चों को।
ए लेवल में ना मिक्स कर देता है वो दोनों को, ऊपर जाना फिर वापस नीचे आना, फिर उसका ग्राफ इतना जबरदस्त बनता है, फिर वो ए लेवल मुश्किल लगता है बच्चों को। फिर बच्चे कहते हैं लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसी कोई भी हरकत नहीं है। तो बस समझ में आया। तो अब्दुल्ला तुम्हारे आने से पहले मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क बता रहा था। हाँ, सिमिलैरिटी मैंने अभी तक नहीं बताई। सिमिलैरिटी ये है कि इनका यूनिट सेम है, नंबर वन, इनका यूनिट सेम है। यू इफ यू वांट टू राइट डाउन द सिमिलैरिटी यू कैन, कि इनके एसआई यूनिट सेम है, और वो है क्या बाय द वे, मीटर भी कह सकते हो। हाँ, एसआई तो मीटर ही है, एसआई तो मीटर ही है। इसके अलावा तो बहुत सारे हैं, एसआई के अलावा इनका इंस्ट्रूमेंट भी सेम है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हैं, आपका मीटर रूल है, हाफ मीटर रूल है, और आपका ट्रंडल व्हील है। यू नो ट्रंडल व्हील क्या होता है? ट्रंडल व्हील, ट्रंडल व्हील ये बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, इस तरह का होता है ये। इट्स लाइक व्हील and it is connected by a rod and you hold the rod like this and you move it like this, you move it। और जब वो ये एक बार चक्कर काट लेता है ना तो इसमें क्लिक साउंड आती है जब ये अपना एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करता है। तो क्रिकेट मैच के अंदर जो पिच का डिस्टेंस लिया जाता है एक विकेट से दूसरी विकेट, वो ट्रंडल व्हील से लिया जाता है, मेजरिंग टेप से नहीं लिया जाता। हम जब गली में क्रिकेट खेलते हैं तो हम एक बंदे से बोलते हैं 24 कदम चल भाई, और वहां जाके चप्पल लगा दे, क्योंकि हमारे पास दूसरी विकेट तो होती ही नहीं है। हम चप्पलें रख देते हैं या पत्थर रख देते हैं, हमारे पास एक विकेट के पैसे होते हैं और एक बैट के पैसे होते हैं, बाकी हाथ दूसरे प्लेयर को झाड़ू पकड़ा देते हैं। रन बनाना है ना उसे, बैटिंग थोड़ी करनी है, रन ही तो बनाना है खाली उससे। तो खैर क्रिकेट में 24 कदम, और वैसे जो प्रोफेशनल क्रिकेट होती है उसमें हम ये डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रंडल व्हील। इज दैट क्लियर? तो ट्रंडल व्हील से एक्यूरेट डिस्टेंस आएगा, 24 कदम से एक्यूरेट तो नहीं आएगा, किसी के बड़े बड़े भी हो सकते हैं, किसी के छोटे छोटे कदम भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है बंदे की हाइट कैसी है। ऐसा ही है ना भाई। और कदम को स्ट्राइड्स कहते हैं, स्ट्राइड्स जो हम चलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइड। ओके, तो भाई अब एक क्वेश्चन कर लें जल्दी से। अब्दुल्ला, मिकाइल ने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अग्री करते हो? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। बिल्कुल सही, मैं भी अग्री करता हूं। इसी बात को एक क्वेश्चन की नजर से देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, बड़ा जबरदस्त, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। हाँ, मैंने कहा रेक्टेंगुलर पार्क है, इराद रेक्टेंगुलर पार्क है, ए बी सी डी। कराची में पार्क रेक्टेंगुलर शेप के नहीं होते क्योंकि ये चाइना कटिंग होती है, और चाइना कटिंग का मतलब होता है कब्जा करना। तो जिस शेप में मिल जाए हमें कबूल है। अब क्या रेक्टेंगल ढूंढने बैठ गए? नहीं ना, तो बस जिस पे मिल जाए, यहाँ तो कब्जा है ना, कब्जा करो बस। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, और इसकी ये वाली साइड जो है वो 600 मीटर है और ये वाली साइड 400 मीटर है। अब्दुल्ला यहाँ पे खड़ा हुआ है गाइस, सी पर अब्दुल्ला खड़ा हुआ है, और अब्दुल्ला को सर इमाद जो है वो ए पे खड़े हुए, समझो सर इमाद यहाँ पे खड़े हुए हैं ए लोकेशन पे, और अब्दुल्ला को सर इमाद नजर आ चुके हैं, जाहिर सी बात है, दिख गए सर इमाद अब्दुल्ला को, कोने से दिख गए भाई, नजरें तेज है सर इमाद की। सर इमाद ने इशारा किया अब्दुल्ला इधर आना, जरा इधर आ जाओ जरा। तो अब्दुल्ला ने कहा अबे यार सर इमाद यहाँ भी टकरा गए, और कोई जगह नहीं मिली थी इनको। तो अब जाहिर है अब्दुल्ला सर माँ के पास आएगा। तो अब अब्दुल्ला जो है वो सर माँ के पास C2B रास्ता लेके आ सकता है, C2B भी आ सकता है और B2A भी लेके आ सकता है। तो पहले पार्ट में मुझे ये निकाल कर दे दो, कैलकुलेट कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो अगर मैं, या C एंड A कह लो, एक ही बात है।
तो ए एंड सी यानी कि अब्दुल्ला सरमात के पास जो रास्ता लेकर आ रहा है, और मैंने डिस्टेंस की बात करी है गाइस, डिस्टेंस कह रहा हूं मैं। तो अब्दुल्ला या तो सी टू ए पहले सी से बी आएगा, या फिर बी से ए आएगा, या हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है कि अब्दुल्ला सी टू डी जाए, सी टू डी जाए, या फिर डी टू ए जाए, एक ही बात है ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क कह रहा हूं ना, तो जोना रेक्टेंगुलर पार्क की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? हाँ, उसको बोलने दो जरा, उसको बोलने दो, इक्वल होती है। तुम पैरेलल बोल रहे हो। हाँ, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं है सारी पैरेलल लाइंस इक्वल, जरूरी नहीं। ट्रेपीजियम की दो पैरेलल साइड्स होती हैं, वो इक्वल जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि डिस्टेंस, बिल्कुल डिस्टेंस, हाँ, एक की लेंथ बड़ी हो सकती है, एक की लेंथ छोटी होती है, लेकिन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम होता है अब्दुल्ला ट्रेपीजियम के अंदर। हाँ, तो सी टू नहीं, वो डिस्टेंस नहीं होगा ना, फिर वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी मैं आता हूं उस बात पर। ओके, तो अगर अब्दुल्ला का डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो अब्दुल्ला पहले 400 मीटर चलेगा, फिर वो 600 मीटर चलेगा, तो कितना डिस्टेंस चला अब्दुल्ला? 1000 मीटर डिस्टेंस चलकर सरमात की तरफ आएगा, यानी कि 1 किलोमीटर चलेगा यार तकरीबन अब्दुल्ला जो है। हाँ, मतलब मोहब्बत में आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर सरमात नहीं होते यहाँ पे, इन्हीं की स्कूल की मिस हुमैरा होती, चलो 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 चलो, अगर सरमात नहीं है, चलो सरमात नहीं है, इनके स्कूल की मिस हुमैरा है प्रिंसिपल, चलो भाई मिस हुमैरा ने अगर बुला लिया, अगर मिस हुमैरा ने बुला लिया, तुम जानते तो शायद, ओह तुम भी जानते हो, ओके गुड हो गया, और ऐसी खातून है, खैर और ऐसी खातून है। तो अब्दुल्ला को अगर मिस हुमैरा ने कहा अब्दुल्ला वैसे वेव किया, तो अब्दुल्ला डिस्टेंस कवर करके थोड़ी जाएगा मिस हुमैरा के पास। तो अब अगला पार्ट ये आता है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कवर हो जाएगा। ये मोहब्बत है या डर है, ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी। तो जब इस हुमैरा बुलाएंगी अब्दुल्ला को, तो अब्दुल्ला ये फजूल में इतना लंबा रास्ता लेके तो नहीं जाएगा, यू नो शी नोज हिज वीकनेसेस। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब्दुल्ला फिर बीच वाला रास्ता लेकर जाएगा, सी से लेकर ए तक। तो ये जो बीच वाला रास्ता है, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। गाइस, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। पार्क के बीच से जाएगा, फ्रेंच फ्राइज लेता हुआ भी जाएगा, हो सकता है कि, अच्छा दूसरे, तुम नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर मिस हुमैरा ने बुलाया है ना तो जाना, हाँ वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, मैं बता रहा हूँ। खैर एनीवे, वो बता रहा हूँ। तो देखो, हाँ देखो ये बात भी है सर। तो अब तुम ये कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। क्यों क्यों पाइथागोरस थ्योरम? क्यों? इट्स अ हाइपोटेन्यूज, ओके, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसने बताया राइट एंगल ट्रायंगल? सर सऊद। अबे सर सऊद, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, सर सऊद ने तो पढ़ाया होगा राइट एंगल ट्रायंगल। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अभी आज के वक्त क्लास में तुझे कैसे पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल है? अरे नहीं ना, 90 डिग्री है ना। और मैंने शुरू में पार्क का नाम लिया था, बताओ क्या पार्क का नाम लिया था मैंने शुरू में? रेक्टेंगुलर पार्क। सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। रेक्टेंगुलर पार्क, और रेक्टेंगुलर पार्क में मतलब सारी साइड्स इसके इक्वल होंगी, मतलब एंगल्स एंगल्स 90 के होंगे। तो रेक्टेंगुलर पार्क अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब कि अंडरस्टूड बात है कि हमें ये वाला ट्रायंगल या तो कंसीडर कर लेना चाहिए, ऊपर वाला ट्रायंगल सपोज करके आंसर निकाल लेना चाहिए। जल्दी बताओ मुझे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैं डायरेक्ट कर दूं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स ले लूं, एक्स ले लूं, एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600 स्क्वायर प्लस
400 स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अंडर रूट लगाना पड़ेगा बोथ साइड्स। एक्स कितना आएगा जरा बताना। सही आ रहा है 721। 721 meter is the displacement between A and C। तो मिकाइल सही बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। लेकिन आंसर में कुछ इनकम्प्लीटनेस ही है, मतलब कुछ कमी है आंसर में। जाहिर है डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की कमी है। तो मुझे बताओ कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सी से ए जा रहा है, वो सी से ए जा रहा है। नहीं, हाँ हाँ चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। चलो तुम लोगों को ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब तुम कैसे बताओगे। यू जा रहा है ना वो, सी टू ए जा रहा है, तो वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट तो बहुत सारे होते हैं। नॉर्थ वेस्ट तो ये भी होता है, तुम जरा बोर्ड पे देखो, नॉर्थ वेस्ट ये भी होता है, नॉर्थ वेस्ट ये भी होता है, ये भी होता है। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट तो बहुत सारे होते हैं अब्दुल्ला मेरे भाई। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे। हाँ, हम ये वाला एंगल निकालेंगे, मेरे ख्याल से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये एक्स एक्सिस से है तो एंगल लिख देंगे। एंगल 45 कह रहा है मिकाइल। क्यों कह रहा है एंगल 45? बीच से लाइन गई है। मिकाइल कह रहा है बीच से लाइन गई है। ये मिकाइल कह रहा है कि एंगल 45 होगा, ये वाला जो मैंने मार्क किया है। ये मिकाइल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये एंगल 45 नहीं है, ये एंगल 45 नहीं है मिकाइल। लाइन बीच से नहीं जा रही। एंगल बाइसेक्टर मारा है ना तुमने? नहीं। ये पता है 45 कब आएगा? जब ये स्क्वायर होता। 45 नहीं है सोना, ये 45 नहीं है। चलो साबित हो जाएगा जरा। चलो वो एंगल निकालो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जल्दी बताना जरा मुझे। कुछ भी लगा लो, tan लगा लो। चलो tan थीटा इज इक्वल्स टू टर्निंग, सॉरी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर को ऑपोजिट कहते हैं, बेस को क्या कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं। तो tan थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स, ऑपोजिट साइड है 400 और एडजेसेंट साइड है 600, tan इनवर्स 433.6। तो मिकाइल बेटा इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 34 डिग्री। अच्छा मैं बताता हूँ मिकाइल क्यों 45 कह रहा था। मिकाइल तुम्हें पता है कि टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है? 1 जरा करो, है करो जरा, tan इनवर्स 1 क्या होता है? करो। नहीं, tan इनवर्स 1 इज नॉट 90, इट्स 45। करके देख लो ना पहले, मिकाइल को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। लेट हिम डू। तुमने रेडियन में तो नहीं किया हुआ? नहीं, मोबाइल पे मत करो, मोबाइल पे मत करो। tan इनवर्स 1 करो मिकाइल। हाँ 45 पता है क्यों आ रहा है tan इनवर्स 1? पता है ये 1 कैसे हुआ होगा? पता है 1 कैसे हुआ होगा? कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे। अच्छा, सेम होने का मतलब दोनों की सेम होगी, यानी कि फिर वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, जब ही तो वो 1 बनेगा। वो 1 कैसे बनेगा सोचा तुम लोगों ने? ये 1 कैसे बनेगा? सर यहाँ रख दे, थैंक यू। ये 1 कैसे बनेगा? इमेजिन किया तुम लोगों ने? जब ऊपर वाली साइड भी लेंथ होगी और नीचे वाली साइड भी लेंथ होगी, तो लेंथ से लेंथ जब इक्वल कट जाएगा तो 1 आएगा ना। और लेंथ दोनों की सेम कब होती है? रेक्टेंगल में या स्क्वायर में? मिकाइल तुम ये मिस्टेक मत करना पेपर में, ओवर कॉन्फिडेंस में
नुकसान कर बैठोगे तो आंसर 45 डिग्री नहीं है। आंसर लिखेंगे कि अब्दुल्ला जो है वो ए पॉइंट पर चला 721 मीटर ड्यू नॉर्थ वेस्ट 34 डिग्री। समझ में आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ में आया? और वो वाली बात भी क्लियर हो गई कि डिस्टेंस इज द बिगर वन एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट पाथ। बात समझ में आई ये वाली? गुड 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 गुड। अब मैं स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखता हुआ बहुत बुरा लगूंगा तुम लोगों को। मैं खुद भी लिखना भी नहीं चाह रहा। मैं ऐसी वर्बली बता दूं, मुझे बुरा लग रहा है। स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लिखूं या ना लिखूं? इट्स सो इजी। लिख दूं? लिख देता हूं। मुझे लग रहा है तुम लोग घबरा रहे हो। लिख देता हूं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कह सकते हो या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो। हाँ एक ही बात है, वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या दूसरी लैंग्वेज में लिख लो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिख लो। both have same meaning. Distance per unit time is also the definition. जब मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूं समझ जाना। फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मीटर मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं। यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड। अगली बात लिख लो, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट शो डायरेक्शन। कन्वर्जन आती है? फिर सवाल कर लूं एक। 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? नहीं आती तो मुझे बता दो, मैं करवा देता हूं। ये सबको पता है वैसे। कर लो फिर, मुझे आंसर बता दो। नहीं बता पाते कोई बात नहीं, मैं इसको करवा देता हूं आपको। देयर इज नो इश्यू। 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इनको करने दो जरा। सोना करके देखा तुमने? मीटर में ला रहे हो? मीटर पर सेकंड बड़ी वैल्यू 20 आ रहा है। ठीक है, सही कर रहा है इसने, बिल्कुल सही किया। इरादा आता है आपको? कन्वर्ट करना आता है? ओके, मैं समझा देता हूं। देखो कन्वर्जन के अंदर देखो, जब भी कोई चीज किलोमीटर पर आवर में दी हो, गलत किया तुमने, और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो उस चीज को, उसको मैं एक्स कह रहा हूं, उस चीज को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 3600 से, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर। पूरा आंसर बोल रहा हूं, पूरा आंसर क्या आएगा? 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। क्या बनेगा आंसर? 20 मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर अच्छी खासी स्पीड होती है, अच्छी खासी। कराची की रोड्स पे आप कभी भी 70 पे नहीं चलाते। आपकी स्पीड मैक्सिमम 29-30 होती है। कराची की रोड्स की बात कर रहा हूं, सही है? कराची की रोड पे आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ रोड पे हो जाता है। ठीक है, ये तो सब आसान है ना। ये तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना। लेकिन अगर पेपर में आए
मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, तो क्या करोगे? जैसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उसका उल्टा कर दो। अगर कोई चीज आपको मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 3600 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, उल्टा कर दो उसका। बताऊं? बोलो समझाऊं? बोलो समझाऊं? हाँ हाँ, एक ही चीज है, वैसे एक ही चीज है। तुम 3.6 कह रहे हो ना, वही चीज है। 3.6 पता है कैसे आया है? 1000 से तुमने डिवाइड करा होगा, जब भी 3600 3.6 बन रहा है। सही कह रहे हो तुम ना, सही है, वो भी ठीक तरीका है। ठीक है। हाँ, कोई चीज नहीं, एक ही बात है। मैथ है ना, वो तो किसी भी तरीके से चलो कर लो, इट डजंट मेक एनी मेनी डिफरेंस। तो किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इसका मतलब एक बड़ा प्यारा नंबर मेरे जहन में आ रहा है, मेरा फेवरेट है वो नंबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना। चाय पियोगे? ये बन जाएगा मेरे ख्याल से। छोटा नहीं बनेगा, वो भी बड़ा होगा। क्या हो गया, बड़ा नंबर आएगा। अच्छा नहीं तो एक काम करो, शिफ्ट ईएनजी दबाओ। शिफ्ट ईएनजी दबा के उसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ जल्दी से। 1.08 इंटू 10⁹ 1.08 इंटू 10, यही आ रहा है, यही आ रहा है, इंटू 10⁹ किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में लाइट इतना किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। और तब भी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, हमारे बराबर वाली गैलेक्सी की बात कर रहा हूं मैं प्लेनेट की बात नहीं कर रहा। गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि नजर भी आती है, आपको पता है, नजर भी आती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, नेकेड आई से भी नजर आती है। अगर एयर पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन ना हो, आपको दिखेगी एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी। लेकिन वो स्टार की नजर आएगी आपको कि स्टार है वो, मतलब चमकती हुई नजर आएगी आपको उसको एक टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा उसको, नॉर्मल टेलीस्कोप देख लोगे आराम से, आपको वो दिख जाएगी। लाइट उस तक पहुंचने में 1 मिलियन ईयर्स लगाती है। मतलब अगर यहाँ पे हम उसको 1 मिलियन ईयर्स के बाद देखें, 1 मिलियन एग्जैक्टली, एंड्रोमेडा गैलेक्सी अगर खत्म हो जाती है तो हमें 1 मिलियन ईयर्स के बाद पता चलेगा कि वो खत्म हो गई है। अच्छा, अभी भी नजर आ रही है, देखो अभी भी नजर आ रही है ना, नजर आ रही है ना अभी भी। अगर अभी भी देखे तो नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अभी वहां पे हो सकता है वहां पे ना हो, बिकॉज when you look at the sky you look in the past। टाइम ट्रेवल हाँ हो सकता है, हो सकता है। क्लियर हुआ ये वाली बात? क्या तुम लोग ये याद कर लोगे, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, मेरा मतलब ये है, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है वो असल में कहते हैं सर हमें ना वो बता दें, एक तरीका बता दें। तो यार ये उस दिन से मैंने ना एक तरीका सीख लिया है कि बच्चों को समझाने से बेहतर है आप उनको ये 2 गोलियां दे दो, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद खा लीजिएगा आप, ये आपसे कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड करवाऊंगा, सब्र तो करो। एवरेज स्पीड, मिकाइल ने कहा टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, लेकिन हम उसका एवरेज क्यों नहीं लेते? एवरेज क्यों नहीं लेते? जब तक एवरेज लिखा हुआ होता है तो एवरेज में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स करते हैं, यहां तो नहीं करते।
यहाँ क्यों नहीं करता? तुम समझे मेरी बात का मतलब? देखो एवरेज लिखा हुआ, एक्चुअली एवरेज का मतलब बता दो मुझे। चलो एवरेज का तो मतलब बता दो, छोड़ो स्पीड को छोड़ो, मुझे एवरेज का मतलब बता दो। एवरेज का मतलब होता है कि जितनी भी नंबर्स हैं उन सबको प्लस किया आपने। फॉर एग्जांपल एक्स को वाई में प्लस किया, वाई को जेड में प्लस किया और किससे डिवाइड कर दिया, कितने लोग हैं ऊपर। यहां तो नहीं करते एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते। क्यों? टाइम इज इंडिपेंडेंट। अच्छा चलो मैं एक सिचुएशन देता हूँ तुम लोगों को। गाड़ी में ट्रैवलिंग की है, कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हो अकेले? मतलब अकेले नहीं गए? अच्छा अकेले नहीं गए, अच्छा मैं अकेले गया हूँ वैसे। अच्छा अब लॉन्ग ड्राइव पे कभी गए हो तो मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाता हूँ, एक चीज बताता हूँ। हैदराबाद पे कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? हमारे कुछ हैं लोग, हम उनके गेस्ट हैं, ठीक है? हम निकले कराची से। नहीं चोर नहीं है, मैं जा रहा हूँ किसी मिलने के लिए। वैसे सही कह रहा है, जितने भी चोर होते हैं ना गाड़ी वाड़ी ये वो क्या मर्डर करता सीधा निकल जाते हैं कराची से बाहर। ए भाई अच्छा अब सुनो, जब मैं कराची से निकला तो सोहराब गोट पे जब मैं पहुंचा, सोहराब गोट पे जब मैं पहुंचा तो मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी सोहराब गोट पे, वो सपोज कर लो 50 किलोमीटर पर आवर थी। सही है? सब चीजें किलोमीटर पर आवर में चल रही हैं यहाँ पे, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? यूनिट मीटर पर सेकंड लिख दूं? कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जब मैं आगे गया सौराब कोट के तो आगे आया वो गुलशन मेमार का एक कट आता है, मोड़ आया, ठीक है? गुलशन मेमार का भी कट आ गया, गुलशन मेमार का कट आया, वहां पे मेरी गाड़ी की स्पीड जो थी वो 100 थी। 100 थी। अच्छा आगे जाकर जो है वो बहुत सारे ट्रॉलर आ गए, दिखाए सुनना सर, बहुत सारे ट्रॉलर आ गए, वो फास्ट लेन पे चल रहे थे, मोटरवे की फास्ट लेन पे चल रहे थे, तो मुझे अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करना पड़ा, जगह भी नहीं दे रहे थे। सही है, तो मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई, सपोज कर लो 25 किलोमीटर पर। मैंने ब्रेक लगाया, मैंने ब्रेक लगाया, 25 हो गई। फिर हम आगे गए, ठीक है? बहरिया टाउन से पहले नूरानी एक होटल आता है, ठीक है भाई? वहां पे अम्मी ने कहा माँ चाय पी लेते हैं, तो मैं रुक गया। तो नूरानी होटल पे हम लोग रुक गए और वहां पे रुक गया। स्पीड क्या हो गई मेरी? 0 हो गई मेरी स्पीड, 0 किलोमीटर पर आवर। आधा घंटा तो हम लोग ने वहां पे स्नैक्स खाए, फिर हम लोग निकले, बहरिया टाउन क्रॉस हो गया और आगे गए और आगे गए। फिर मेरी रेस लग गई, मेरी रेस लग गई गाड़ी से, ऐसे लग गई, गाड़ी चला रहा था 160 पे चलाना शुरू हो गया था मैं गाड़ी, 160 पे। अच्छा फिर आगे गया तो नूरियाबाद आ गया, नूरियाबाद आया तो मेरी गाड़ी का टायर मैंने देखा एक हवा कम थी, तो मैंने पंक्चर वाले की दुकान पे रुक गया। तो वहां पर मेरी गाड़ी की स्पीड 0 हो गई, 10 मिनट तक रश लगा हुआ था उसके पेट्रोल पंप पे। नूरियाबाद इज एक्चुअली द हाफ डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड हैदराबाद। अगर तुम लोग कभी गए हो तो नाम सुना नूरियाबाद का, ठीक है? फैक्ट्रियां भी आती हैं वहां पे लगी हुई, ठीक है? सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वहां पे सारी की सारी। जब मैं हैदराबाद पहुंचा तो मेरी गाड़ी की स्पीड 80 थी, और जब मैं शहर के अंदर आया तो मेरी गाड़ी की स्पीड हैदराबाद शहर में 45 हो गई। अब मैं इन सबको प्लस कर तो सकता हूँ, 50 को, 100 को, 25 को, 0 को, 160 को, 80 को, 45 को, इन सब स्पीड को प्लस करके डिवाइड बाय कितना है, 1 2 3 4 5 6 कर लो। ये क्यों नहीं करते हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दिया हुआ नहीं होता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड दिया हुआ नहीं होता, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड में सारी स्पीड को प्लस क्यों नहीं कर सकता और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड क्यों नहीं कर सकता? डिस्टेंस करेंगे ना, स्पीड तो सर आप कैसे सर जो अगर स्पीड सारी ऐड हो जाए तो टाइम चलो सब जगह पे इक्वल लगा, चलो सब जगह पे इक्वल लगा, फिर सारे स्पीड को आप मिक्स कर देते हो, ऐड करेंगे तो 1-2 हजार, लेकिन आप तो उससे तो ट्रैवल नहीं करेंगे सर, स्पीड तो कहीं आप ज्यादा नहीं, तो इसलिए सर डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस लेंगे और टाइम लेंगे, वो आपको स्पीड ही बता देगा सर। फिर सर स्पीड को भी थोड़ा उसमें किलोमीटर पर आवर है, इसको खुद ही पता है क्या?
नहीं नहीं, थोड़ा सा करीब था वैसे। ये जो बात कर रहा था ना अभी मिकाइल, ये थोड़ा सा करीब था मेरे इस जवाब के, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था ना, व्हेन आई वाज इन योर एज, तो मेरे माइंड में भी ये एक बात खटकती थी कि स्पीड से पहले एवरेज लिखा हुआ है, और एवरेज हमें केमिस्ट्री का टीचर और मैथ का टीचर अलग तरीके से करवाता है एवरेज, और फिजिक्स आती है तो फिजिक्स में रटवा दिया जाता है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज निकाल लो। व्हेन आई ग्रू अप, तो फिर मैंने इस बात को पढ़ा, रिसर्च करी, टीचर से पूछा, तो मुझे टीचर से एक बात बताई कि तुम इन सब स्पीड को प्लस नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि कराची और हैदराबाद इतना बड़ा डिस्टेंस है, उसके बीच में आपकी स्पीड 6 थोड़ी थी, ये 6 स्पीड थोड़ी थी, इनफाइनाइट थी, इनफाइनाइट स्पीड थी, क्योंकि आप उस वक्त एक्सेलरेट भी कर रहे थे, आप डिसेलरेट भी कर रहे थे। अब मैं कहूं कि मेरी सौराब गोल्ड पे स्पीड 50 थी, तो 50 से पहले 49 भी तो हुआ होगा, 48 भी तो हुआ होगा, 47 भी हुआ होगा, 47.5 भी हुआ होगा, 46 भी हुआ होगा। जब मैं रेस लगा रहा था तो 160 हो गई थी मेरी गाड़ी की स्पीड, उससे पहले 159 भी हुई होगी, 158 भी हुई होगी, उस वक्त भी चल रही थी गाड़ी। कितनी स्पीड हो गई कराची से हैदराबाद के दरमियान? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मतलब मैं काउंट नहीं कर सकता कितनी स्पीड है बीच में, और बहुत सारी वैल्यूज तो रिपीट भी हो रही होंगी, तो फिर मैं उन सारी स्पीड्स को प्लस नहीं कर सकता। तो इसका एक ही हल है, और वो है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड कर दो। ये बात जहन में रखोगे हमेशा। क्लियर? क्योंकि ये ग्रेड 9 में नहीं बताया जाता, ग्रेड 9 में आप बहुत छोटे होते हैं। ग्रेड 9 में जब आप स्कूल आते हैं मिडिल मिडिल से होते हुए, तो आपको ये बात नहीं बताई जाती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इतने छोटे बच्चों को ये समझाओगे ये बात, वो कहेगा क्या हो गया। हम बच्चों को रटवा देते हैं। तो लिख लो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कराची और हैदराबाद के बीच में जो भी होगा, आई थिंक 200 होता है मेरे ख्याल से, 200 किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मुझे पता नहीं, देख लेना गूगल मैप पे। और टोटल क्या 180 है, सही है। टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। अच्छा, इस टाइम के अंदर वो टाइम भी शामिल होता है जिसमें आपने यस रेस्ट भी किया था। रेस्टिंग टाइम इज ऑल्सो इंक्लूडेड, रेस्टिंग टाइम इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर आपका कैलूला लेने का दिल चाह रहा था, कैलूला समझते हैं ना सब लोग, दोपहर के खाने के बाद सोने को कहते हैं, तो अगर आपने एक नैप लेने का भी दिल चाह रहा था और वो अगर 2 घंटे का हो गया और आप सफर में थे, तो आपकी एवरेज स्पीड कम हो जाएगी। बात आ रही समझ में? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा और एवरेज स्पीड कम हो जाएगी। याद रखोगे ये बात? इनवर्स प्रोपोर्शन है बेसिकली, एवरेज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख देते हैं यार ये बात भी, एवरेज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल with each other. The more the time you take to reach your destination, the lower the average speed of your car, and vice versa. Is that clear? चलो, अल्लाह हाफिज। मैथ की क्लास शुरू हो गई है। याद रखोगे जो मैंने बातें बताई नहीं अभी, कि सारी स्पीड्स को ऐड नहीं करते। बस याद रखना, ये ए लेवल तक याद रखना ये बात। अल्लाह हाफिज।